नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल। इस डिस्कशन को करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के साथ ये वीडियो प्रारंभ करना चाहूँगा। हमारी टीम एजुकेशन सिस्टम पे वीडियो बनाने के लिए, रिसर्च करने के लिए और कई गवर्नमेंट स्कूल और कई प्राइवेट स्कूलों का इसने भ्रमण किया और जिसमें से इसने डाटा एकत्र किए और ये टीम द्वारा एकत्र डाटा मेरे पास है, जिसके द्वारा मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ है, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मैं इस स्टोरी के साथ इस वीडियो को शुरू करता हूँ। हमारी टीम ने रिसर्च की, फर्स्ट से 8वीं क्लास तक के बच्चों से डिस्कशन किया और उनसे वार्तालाप के द्वारा कुछ डाटे एकत्र किए। तो हमारी टीम ने 6 से 8 के बीच बच्चों से बात की, अलग अलग क्लासों में। 6 क्लास में लगभग 10% बच्चे ऐसे पाए गए जो पुस्तक पढ़ने में सक्षम थे। 7th क्लास में गई, वहाँ भी ऐसे 10%। 8th क्लास में 20% का आंकड़ा रहा जो बच्चे पुस्तक पढ़ पाते थे। 20% बच्चे हिंदी की पुस्तक पढ़ने में समर्थ थे, परंतु इंग्लिश पढ़ने में मात्र 5 से 6% बच्चे ही मिले जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पढ़ने में, केवल पढ़ने में सक्षम थे। तो 6 से 8 पूरा आंकड़ा मिला दिया तो लगभग 100% में से 30% बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ पाते हैं और इंग्लिश पढ़ने में मात्र 10% बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ पाते हैं। पहली से 5वीं तक में अब पुस्तक, जब यहीं बच्चे कमज़ोर थे तो पुस्तक के बारे में पूछा गया तो कुछ बच्चे थे, पहली से 5वीं तक में भी बच्चे थे, 10 से 20% बच्चे थे जो पुस्तक पढ़ पाते थे। और पहली से 5वीं तक के बच्चों से जो बातें पूछी गई, जिसका डाटा मुझे दिया गया है, बहुत ही रोचक कहानी रही। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से सर्वे के दौरान हमारी टीम ने पूछा, पहली से 5वीं के बच्चों से, कि आपको क्या पढ़ना आता है। उन्हें कुछ जवाब उनके द्वारा न मिला। पूछा, फिर अगला क्वेश्चन किया कि आप ABCD बनती है आपसे, आना राम बनता है, तो कहरा बनता है, 12 खड़ी बनती है। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं बनता। ज़्यादातर बच्चों ने ये जवाब दिए और उन्हीं बच्चों से जब पूछा गया कि स्कूल में आपको खाना मिलता है तो उन्होंने जवाब दिया हाँ मिलता है। हमने पूछा क्या मिलता है तो उन्होंने पूरा सोमवार से शनिवार तक का मेनू बता डाला। तो इससे ठीक है, कमज़ोर स्थिति तो आई है, बच्चे पढ़ने में कमज़ोर ज़रूर हैं सरकारी स्कूल में, परंतु सरकारी स्कूल के बच्चों को बाल श्रमिक बनने से मिड डे मील स्कीम ने रोका है, अर्थात बच्चों की उपस्थिति रही, अच्छी उपस्थिति रही। तो स्टोरी मैं इसलिए सुनाया कि आप स्थिति जान सके कि क्या स्थिति है गवर्नमेंट स्कूल की। और ये वीडियो ही मेरा इस पर है आधारित है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल्स। तो स्थिति क्यों कमज़ोर है, इसकी कई वजहें हैं। गवर्नमेंट स्कूल में सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की जाती है, जैसे बच्चे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित हों, इसके लिए सरकार द्वारा मुफ्त में बुक पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाती है। सरकार द्वारा बच्चों को यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाई जाती है। जो बच्चे दूर से आते हैं उन्हें आने जाने के लिए बस सुविधा तो उपलब्ध नहीं करवाई जाती, उसके बदले बच्चों को पर्सनली साइकिल दी जाती है, जिससे वह दूर से आने वाले बच्चे भी समय पर विद्यालय पहुंच सकें। तो अब अपन डिफरेंस के बारे में चलते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल। और हमारी टीम ने प्राइवेट स्कूल में भी सर्वे किया, जिसका डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। प्राइवेट स्कूल के 2nd क्लास से बच्चे जो थे, 2nd क्लास से ऊपर के बच्चे, सभी बच्चे हिंदी लैंग्वेज पढ़ने में सक्षम पाए गए और उनसे जो भी सवाल पूछा गया तो विदाउट हिचकिचाहट, बिना हिचकिचाहट के उन्होंने सीधे जवाब दिया। और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे तो जवाब देने में भी हिचकिचाते थे। 10-20 बच्चों ने ही, 300-400 की संख्या में बच्चे थे, टीम ने बताया, उनमें से 10 से 20 बच्चे ही जो जवाब दिए हमको। उसी के आधार पर हमने डाटा एकत्र किया। जब जवाब नहीं दे पा रहे तो कमज़ोर तो होंगे ही। तो 2nd क्लास से ऊपर के सभी प्राइवेट स्कूलों के बच्चे पुस्तक पढ़ने में सक्षम थे और 3rd या 4th क्लास से ऊपर के बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पढ़ने में सक्षम थे। अब इसमें डिफरेंस क्या है? गवर्नमेंट स्कूल जो हैं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं और प्रशासन भी राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है। गवर्नमेंट स्कूलों में गवर्नमेंट द्वारा पुस्तक उपलब्ध करवाई जाती है, यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाई जाती है और ये पेरेंट्स के लिए आर्थिक रूप से मददगार होते हैं, बहुत मददगार होते हैं। बच्चों के पोषण के लिए सरकार द्वारा मिड डे मील स्कीम प्रारंभ की गई, जहाँ बच्चों को पोषण के लिए भोजन मिलता है, दाल चावल इत्यादि, और मेनू में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, अचार पापड़, सभी पोषक तत्वों से युक्त उन्हें भोजन प्रोवाइड करवाया जाता है। गवर्नमेंट स्कूल की अच्छी बात है। गवर्नमेंट स्कूल में सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं, मतलब उसमें गरीब अमीर में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जो बच्चे ने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया है
उसे शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, उसे पढ़ाया जाता है। और जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, सभी गवर्नमेंट स्कूलों में तो ज़्यादातर एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन बड़े गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी एक्टिविटी करवाई जाती है, जैसे कि गेम्स हो गए और नेशनल लेवल तक खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो वहाँ सामान उपलब्ध करवाया जाता है। अब आप आते हैं प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल अब डिफरेंस में आते हैं। गवर्नमेंट स्कूल की अच्छी बातें हो गई, पर डिफरेंस क्या है गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में? गवर्नमेंट स्कूल में बुनियादी आवश्यकता पूरे करने में एलिजिबल नहीं होते, जैसे कि सभी स्कूल में लैब्स नहीं होते और शिक्षक भी कम मात्रा में होते हैं, तो अब डिफरेंस में आ जाते हैं। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल? गवर्नमेंट स्कूल तो सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं, सरकार द्वारा ही प्रशासित होते हैं। प्राइवेट स्कूल जो हैं तो पेरेंट्स द्वारा वित्त पोषित होते हैं, जो पेरेंट्स फीस के रूप में पे करते हैं, उससे वो वित्त पोषित होते हैं और प्रशासित किसी निजी संस्थान द्वारा होते हैं या निजी व्यक्ति द्वारा प्रशासित होते हैं। उनको कुछ विद्यालयों को गवर्नमेंट द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है। अब डिफरेंस में आते हैं, तो प्राइवेट स्कूल में बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कम ही मिल पाती है। प्राइवेट स्कूल के परिणाम भी बेहतर होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के परिणाम भी कम ही होते हैं, इतने बेहतर नहीं होते हैं। प्राइवेट स्कूलों में बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध होता है और गवर्नमेंट स्कूल में बेहतर बुनियादी ढांचे की कमी होती है। प्राइवेट स्कूल में बेहतर प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षकों की कमी होती है। बेहतर तो होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, परंतु उनमें वो लगन नहीं होती। प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षक होते हैं वो अपना तन और मन लगाकर बच्चों को पढ़ाने में तन और मन लगा देते हैं। प्राइवेट स्कूल के बच्चे इसलिए ज़्यादा बेहतर परिणाम ला पाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षक तो सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी में तमाम होती है, ऐसा वाला काम होता है। विद्यालय पहुँचे, पढ़ाया तो पढ़ाया, आ गए घर। परंतु प्राइवेट स्कूल के बच्चों, मेरा छोटा भाई प्राइवेट स्कूल में टीचर है, वो पढ़ाने का काम बहुत अच्छा करता है। उसको 2-3 पीरियड दे दिए गए तो मैनेज नहीं कर पाता। तो एक दिन मेरे से डिस्कस कर रहा था तो बताया कि भैया हम लोग को प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना होता है, पढ़ने के बाद उनकी कॉपी चेक करनी पड़ती है और उनको गवर्नमेंट स्कूल में भी डायरी मिलती है शिक्षकों पर, वो मेंटेन नहीं करते। प्राइवेट स्कूल में पूरा डायरी मेंटेन करना पड़ता है, जो पढ़ाया वो लिखना पड़ता है, कॉपी चेक की जिस डेट को कॉपी चेक की लिखना पड़ता है, क्वेश्चन पेपर बनाया वो भेजना पड़ता है। उसके बाद स्कूल प्रचार जो होते हैं, प्रचार बच्चों की भी कॉपी चेक करते हैं और साथ में सभी टीचरों की डायरी भी चेक करते हैं। और डायरी और कॉपी में कुछ अगर डिफरेंस आता है तो फिर उनको समझाया भी जाता है और वार्निंग भी दी जाती है। और जो शिक्षक अच्छा प्रदर्शन नहीं करते उनको बोल दिया जाता है कि अगर आपको अच्छे से काम नहीं करना तो आप जा सकते हैं, आपके बिना विद्यालय रुका नहीं है। और गवर्नमेंट स्कूलों में मैं देखा, गवर्नमेंट स्कूलों में उतना स्ट्रिक्ट प्रशासन नहीं होता। मैं कुछ शिक्षकों से बात भी किया, मैं यह वीडियो किसी को पर्सनल लेके नहीं बना रहा हूँ, ये जनरल वीडियो है जो मैं अब तक ऑब्जर्व किया और मेरी टीम में जो रिसर्च करके मुझे दी उस आधार पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को कोई देखने वाले व्यक्ति अपने पर्सनल उसमें ना ले। ये वीडियो मेरी एकत्र डाटा पर आधारित है और सत्य घटनाओं पर आधारित, पर मैं किसी को पर्सनल इसमें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ना किसी प्राइवेट स्कूल को, ना किसी गवर्नमेंट स्कूल को मैं प्रोत्साहित कर रहा हूँ, ना मैं किसी को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को जो डाटा मिले, जो अब तक 2020 से 23 के बीच में मैंने ऑब्जर्व किया, उस पर आधारित मेरी वीडियो है। मैं कुछ गवर्नमेंट स्कूलों में गया, वहाँ के शिक्षकों को मैं समझाने की, उनसे उम्र में तो छोटा हूँ, समझाने की तो वो है नहीं, पर सुझाव तो दे सकता हूँ। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि सर आपके विद्यालय में मैंने रिसर्च की, मेरी टीम ने रिसर्च की, इस आधार पर इस तरह का डाटा हमें प्राप्त हुआ, जैसे कि 6 से 8 तक के बच्चे पुस्तक पढ़ने में भी असमर्थ हैं। अगर ये पुस्तक पढ़ने में असमर्थ है तो फर्स्ट क्लास से भी लोअर हैं ये। जब पुस्तक नहीं पढ़ पाते तो आगे आपकी बात क्या समझेंगे। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि सर आप इनकी अलग क्लास लगवाएं, अलग क्लास लगवाने के बाद इन्हें फर्स्ट क्लास लेवल की शिक्षा दी जाए। जैसे किताब पढ़ने में असमर्थ है तो किताब पढ़ने में असमर्थ है, अर्थात ये अक्षर नहीं पहचानते तो इनको पहले बारह खड़ी इत्यादि पढ़ाकर उसके बाद फिर इनको पुस्तक पढ़ने में समर्थ बनाया जाए। जब ये पुस्तक पढ़ना सीख जाएंगे तब तो ये आपके द्वारा समझाई गई चीज़ें समझेंगे। जैसे अब आप प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण आपने डिफिनेशन पढ़ा दी, इक्वेशन पढ़ा दी, परंतु जब वो अक्षर ही नहीं पहचान पा रहे, बुक ही नहीं पढ़ पा रहे, तो आपके द्वारा बताई गई डिफिनेशन कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे एग्जाम में लिखेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको समझा नहीं रहा, सुझाव दे रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल सुझाव हैं, अगर आपको अच्छे लगते तो इम्प्लीमेंट कीजिए। ये मेरी बात डायरेक्ट प्रचार से हुई थी और प्रचार को मैंने सुझाव दिए थे। मैं उन प्रचार का नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ और उनकी पर्सनल वो स्कूल के प्रचार है, अपने अनुसार ही विद्यालय को चलाएंगे, परंतु अच्छे सुझाव लोगों को लेना चाहिए। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं सार सार को गइए थोथा दे उड़ाए।
और सार मतलब अच्छी बातें, अच्छी बात जहाँ से भी आपको मिले उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। कोई आपसे छोटा भी है, छोटे से ज्ञान लेने में आप नीचे नहीं हो जाते, आपका ज्ञान का स्तर बढ़ता ही है। तो मैंने उनको सुझाव दिया कि सर आप 6 से 8 के बच्चे जो पुस्तक पढ़ने में समर्थ हैं, लगभग 1 महीने की मेहनत के बाद ये बच्चे पढ़ने में सक्षम हो जाएंगे। तो आप इनकी अलग क्लास लगवाएं और इनको पुस्तक पढ़ने में पहले सक्षम बनाएं, उसके बाद फिर आप इनको सिलेबस करवाएं। अगर आप सिलेबस कंप्लीट भी करवा देते हैं, जब ये बुक पढ़ नहीं पाते तो सिलेबस समझ ही ना पाएंगे, आपके द्वारा सिलेबस फॉर्मेलिटी में पूरा करवा दिया जाएगा और बच्चे उसी तरह कमज़ोर रहेंगे। इसी कारण फिर ये 8वीं तक तो पास हो जाएंगे और फिर 9वीं क्लास में जाकर ये फेल होंगे, क्योंकि 9वीं क्लास की कॉपी भी बाहर जाती हैं। और 9वीं क्लास में जब बच्चा कॉपी में लिखेगा तभी पास होगा, कॉपी में तब लिखेगा जब वो पढ़ा होगा, जब वो समझा होगा। और जब पुस्तक पढ़ते ही नहीं बनता, 9वीं क्लास में जाने के बाद पहली बार वो पुस्तक पढ़ना शुरू करेंगे, जब वो पढ़ेंगे तो याद कहाँ से कर पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे ना याद कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा आपसे सुझाव है कि इनको किया जाए। तो प्राचार्य ने जवाब दिया कि बेटा कह के बोले, मेरे बेटा हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है। बोला सर आप प्राचार्य हैं स्कूल के, आप जो चाहेंगे वो। मैं फिर उनको अपने भाई की स्टोरी आपको अभी बताया ना कि प्राचार्य द्वारा किस प्रकार स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, वो स्टोरी उनको बताया। बोला सर आप प्राचार्य हैं, आप आप अलग अलग एक टीचर के सर पे बोझ न डालिए ना, प्रत्येक दिन एक टीचर की ड्यूटी लगाएं। 6 से 8 तक के सभी बच्चे जो पुस्तक पढ़ने में असमर्थ हैं उनको आप अलग छांट लें। उसके बाद प्रत्येक दिन एक टीचर, किसी भी टीचर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपने को ले लेता हूँ, मेरा नाम दिवाकर, मेरा भाई प्रभाकर और सुधाकर, हम 3 लोग हैं, आपके यहाँ टीचर हैं, ठीक। तो आप एक दिन बोले दिवाकर गौतम आज आपकी ड्यूटी है 6 से 8 के बच्चों को आपको ये सिलेबस कंप्लीट करवाना है। जैसे बुक पढ़ने का सिलेबस आपको दीजिए ना कि कहरा कंप्लीट करवाना है, तो दिवाकर गौतम ने कहरा कंप्लीट करवा दिया। दूसरे दिन प्रभाकर की ड्यूटी लगाइए, आप प्राचार्य हैं, आप जो कहेंगे वो करेगा। और जो भी शिक्षक आपकी बात नहीं मानता है आप सीधे सस्पेंड कीजिए, सस्पेंड करेंगे। जब सस्पेंशन के डर से तो आपकी बात मानेंगे, आप प्राचार्य हैं, स्कूल के मुखिया हैं, आपके अनुसार विद्यालय चलेगा, आप जो चाहेंगे वो करेंगे। और जो व्यक्ति कुछ अलग करता है उसी का तो नाम होता है। जैसे मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा। हाल में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार दिया गया, और राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार किस लिए दिया गया? उन शिक्षकों को, उन्होंने कुछ तो अलग किया होगा। सभी विद्यालय में शिक्षक हैं, सभी को पुरस्कार मिलना चाहिए, सभी को तो नहीं मिला। उत्तर प्रदेश से मैं एक टीचर को जानता हूँ, आसिया फारूकी जी, जिनकी स्टोरी मैं आपको बताऊँगा अभी। 3 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जो डाटा मेरे पास है मैं अभी बताता हूँ, मेरी टीम ने रिसर्च करके दी। हाल ही में 5 सितंबर 2023 को 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार दिया गया। उनमें से एक हैं उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल आसिफा फारूकी जी, जिन्हें बच्चों को सिखाने के लिए, नवाचार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से नवाजा गया। तो उन्होंने बच्चों को कुछ अलग ढंग से ही कुछ अच्छा प्रयास किया होगा, जिस कारण से उन्हें पुरस्कार दिया गया। और आसिया फारूकी जी का यूट्यूब चैनल का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, जिससे आप जाकर उनके शिक्षण शैली को देख सकते हैं। उन्होंने रियल में बहुत अच्छे काम किए बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप जो सिलेबस के चैप्टर होते हैं उनको अपने अनुसार ट्रांसलेट किया, मतलब कैसे उनको अच्छे से सिखाया जा सकता है, उसके लिए उन्होंने अलग से पुस्तकें लिखी और उस अनुसार से अपने अनुसार अपना विद्यालय चलाते। तो जो व्यक्ति नवाचार करता है वही जाना जाता है। मैंने बहुत सारे तर्क दे करके अपनी बात को शिक्षक को समझाना, क्या बोलूँ मैं, मतलब मनाने के लिए बोला कि सर आप मेरी बात समझिए। और मैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत एक्टिविस्ट टाइप में हूँ, मुझे शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाना है, ये मेरा उद्देश्य है और ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना, क्योंकि मैं कभी ना कभी तो पूरा कर ही पाऊँगा। मैं शिक्षक बनने की राह पर तो नहीं हूँ बाई चॉइस, अब बाई चांस पता नहीं मैं क्या बनता हूँ। तो फिर आगे की बातें वीडियो में आपको मिलती रहेंगी। यदि शिक्षक पुराने ढांचागत ढर्रा को छोड़ दें, बच्चों को सिखाने के लिए नवाचार करें, तो गवर्नमेंट स्कूल भी प्राइवेट स्कूल के बराबर या उससे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे आसिया फारूकी जी के स्कूल के बच्चों की मैंने वीडियो देखी। 1st, 2nd, 3rd क्लास के बच्चे हिंदी इंग्लिश पढ़ पाते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। वो अकेले टीचर हैं वहाँ पे, वहाँ टीचर की भी कमी है। जिस एरिया से वो आती हैं, रूरल एरिया से आती हैं, वहाँ टीचरों की भी कमी है। तो फिर प्राचार्य ने मेरी बात को सिरे से इनकार कर दिया कि दिवाकर हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है। और मैंने अपनी तरफ से बहुत सारे तर्क वितर्क देकर उनको मनाने की कोशिश की, पर वो माने नहीं। तो चलिए, अब आरोप लगाना, ये वीडियो को उद्देश्य किसी पर आरोप लगाना नहीं है, शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। और अभी मैं आपको एक छोटा सा क्लिप इसमें अपलोड करता हूँ, जिसे आप लोग देखिएगा। आपको शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं होती है दोस्तों, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है। स्कूल के बाद ज़्यादातर समय तो बच्चे घर में बिताते हैं, पेरेंट्स को भी ध्यान दिया जाना चाहिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। जब बच्चे आपका स्कूल से पढ़ने के बाद घर आते हैं तो आप उनसे पूछें कि आपको विद्यालय में क्या पढ़ाया गया, क्या होमवर्क मिला।
होमवर्क करवाने में उनकी मदद करें, और कोई समस्या तो नहीं, समस्या जानें और समस्या का समाधान करें। बीच बीच में अध्यापकों से मिलते रहें। शिक्षक आपसे कोई आर्थिक सहयोग नहीं चाहते हैं, आपसे सुझाव चाहते हैं। और मैं तो एक अभी उतना प्रभावशाली व्यक्ति नहीं हूँ कि मेरी बातें मानी जाएं, परंतु पेरेंट्स की बात ज़रूर मानी जाएगी। अगर पेरेंट्स जाकर के शिक्षकों को सुझाव देते हैं तो शिक्षक ज़रूर सुझाव मानेंगे। समय समय पर सभी पेरेंट्स से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि आपको जाकर के अपने जिस विद्यालय में आपका बच्चा पढ़ता है शिक्षक से मिलना चाहिए। शिक्षक से मिलने के बाद अपने बच्चे का फीडबैक जानना चाहिए कि वो पढ़ाई में कैसा है, कोई कमी तो नहीं है, और जो कमी आपको लगती है कि इस तरह से शिक्षा व्यवस्था और बेहतर हो सकती है तो आपको जाकर के सुझाव देना चाहिए कि हमें आपसे आर्थिक मदद नहीं चाहिए, हमें आपका सुझाव चाहिए। तो मदद करें और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में अपना हम सहयोग प्रदान करें। शिक्षा से ही देश का विकास हो सकता है। सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, और यह तीसरी बार शिक्षा में परिवर्तन लाया गया है। सबसे पहले 1968 में नई शिक्षा नीति आई थी, उसके बाद 1986 में दोबारा आई, और तीसरी बार अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। जो 1986 की शिक्षा नीति थी वो 10+2 चल रही थी। अभी जो नई शिक्षा नीति आई इसको 4 भागों में बांट दिया गया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और शिक्षा से संबंधित इसी तरह नवाचार से संबंधित वीडियो हम लाते रहेंगे। अब सरकारी स्कूल में कामकाज के मुद्दे क्या हैं, क्या कमियां हैं, वो कुछ हमारी टीम ने बताई। वो डिफरेंस में ही आप लोगों ने सुन लिया होगा, पर दोबारा से मैं बता देता हूँ। जैसे सरकारी स्कूलों में खराब बुनियादी ढांचा होता है, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी होती है, और पाठ्यक्रम भी वही पुराना पाठ्यक्रम होता है, और वही शिक्षक भी पुराने ढर्रे में उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाते चलते हैं, नवाचार लाने का प्रयास ही नहीं करते। नवाचार की उनमें मानसिकता ही नहीं होती है। तो शिक्षकों से मेरा अनुरोध है कि नवाचार लाएं और विद्यार्थियों को सक्षम बनाएं। उत्तरदायित्व की कमी भी होती है, अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं हैं। एजुकेशन सिस्टम में 2 ही कमियां हैं, एक एजुकेशन की और दूसरा सिस्टम की, दोनों में सुधार किया जाए। और आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ क्लिप्स हैं जो मैं इसी वीडियो में एडिट करता हूं, तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।